निंजा कामोई एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी के पीछे कुछ लोग पड़े थे एंड ये बंदे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा थे। असल में ये बंदा अपना बेस बदल कर रह रहा था, लेकिन फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रियल आइडेंटिटी का पता लगा लिया था। अब फाइनली इसकी लड़ाई इन क्रिमिनल से होती है। ये बंदा इन सबको काफी तगड़ी फाइट देता है, यही नहीं बल्कि ये काफी बंदों को तो खत्म भी कर देता है। बट फाइनली हम इस टीम के कमांडर को देखते हैं, जैसे बचना इस आदमी के लिए इम्पॉसिबल था। ऐसे में ये कमांडर इस आदमी का गला काट के इसे खत्म कर देता है। अब यहाँ हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर जो लोगन को देखते हैं, जो पेशे से एक फार्मर था, जो अपनी पत्नी मारी एंड बच्चे रैन के साथ खुशी खुशी रह रहा था। लोगन के बच्चे रैन को ओनी मास्क यानी डीमन मास्क पहनना बहुत पसंद था। तो अब मारी घर में बैठकर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में उसी बंदे के मर्डर के बारे में बताया जा रहा था। इस बात के बारे में मारी एंड जो दोनों को जानते थे। असल में वो मरने वाला बंदा अपनी शकल बदल चुका था। तो मारी ये देखती है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ढूंढकर कैसे मारा। और प्रोबेबली जो एंड मारी भी अपना भेष बदल कर रह रहे हैं, इसलिए जो मारी को शांत करते हुए कहता है कि वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, टेंशन मत लो। बट ऐसा नहीं था। अगले दिन भी कुछ ऐसे ही न्यूज उनके सामने आती है जो कि मारी एंड जो का डर बढ़ा देती है। बट अगले दिन रैन का बर्थडे था, जिसे वो तीनों मिलकर हंसी खुशी से मनाते हैं। लेकिन उसी रात माहौल बदलने वाला था। रात को जो नीचे जाता है और देखता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो पर अटैक कर देते हैं। यही जो एक फाइटर की तरह उन क्रिमिनल्स को खत्म करता जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो को उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है, तो उसकी तरफ दौड़ते वक्त एक बंदा जो के शरीर में कुछ नेल्स यानी कीलें घुसा देता है। लेकिन जब जो ऊपर जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने वो ही कमांडर जो के पत्नी और बच्चों को उसी की आंखों के सामने खत्म कर डालता है। जो कुछ करता उससे पहले ही ये क्रिमिनल्स के पीछे आकर उसे खंजर घोंप देता है। ऐसे में पुलिस कुछ देर में ही वहां आ जाती है। तो ये कमांडर ये चेक करके चला जाता है कि फाइनली जो मर चुका है। बट ऐसा नहीं था, जो जिंदा था। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। डॉक्टर भी दंग थे कि ये बंदा मरकर आखिर जिंदा कैसे हो गया। अब कुछ देर बाद जो से पूछताछ के लिए FBI के माइक एंड एमा आते हैं, लेकिन जो उन्हें कुछ नहीं बताता। बट माइक को उस पर शक था, तो वो एमा को उसकी निगरानी के लिए पीछे लगा देता है। या रात को मॉटर्निटी रूम में भी बदला लेने से पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलना नहीं चाहता था। तो ऐसे में जो छत पर खुली हवा में आता है, वो जानता था कि उस पर हमला होगा एंड वैसा ही कुछ हुआ। वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जो पर हमला कर देते हैं, जो बिना रुके उस ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को मारने लगता है। इतना ही नहीं, उसके सामने फाइनली उसकी पावर्स को अनलीश करता हम देखते हैं। दैट वाज ओमनियस पावर। उसके एक बार से ही काफी सारे निंजास एक साथ मारे जाते हैं। यही नहीं, उसका मारना यहाँ पर भी रुकता नहीं। ये वाकया FBI ऑफिसर भी देख लेता है। वहीं इधर वो कमांडर भी जो को दिख जाता है। इस पर अपनी पत्नी और बच्चे का बदला लेने के लिए वो अपनी पावर का यूज कर कर उस पर जोर से हमला करता है। ये बंदा जो को काफी अच्छी टक्कर देता है, बट इवेंचुअली वो हार जाता है। यही फाइनली हम जो लोगन का रियल फेस देखते हैं। उसको खत्म करने के बाद लोगन अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है और फिर उसके बाद अपने घर आकर अपना जरूरी सामान ले लेता है। और उसके बाद वो अपनी यादों के साथ उस घर को चला देता है और अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए वो एक मास्क पहन लेता है। कहानी की असल शुरुआत तो अब होती है। यहाँ हमें किसी की आवाज से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये निंजा ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में शांति लाने के लिए बनी है। लेकिन अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जापान में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपनी सीक्रेट टेक्निक को शेयर करेगी, और जो भी हमारे हुक्म की अवहेलना करेगा उसे मार दिया जाएगा। या जो अपने ट्रॉमा से उठता है। यही यहाँ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। यहाँ वो उसके घाव को देखता है और कहता है कि तुम्हें पक्का गॉड नहीं बचाया है, पर वो भी उसका इलाज कर देता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो निंजा कमांडर जिंदा था, जिसे जो धीरे धीरे करके एक एक दिन लगाकर टॉर्चर करता है जस्ट फॉर सम प्लेजर। इन द एंड जो उसे जलाकर अपनी पत्नी और बच्चे का बदला लेता है। या FBI ऑफिस में हमें ये मालूम पड़ता है कि बड़े ऑफिसर्स उस हॉस्पिटल में हुए कांड एंड वहीं पड़ी लाशों को देखने गए थे, बट जब वो वहाँ गए तब वहाँ कुछ भी नहीं था खून के अलावा। इस पर बिना सबूत मिले FBI भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ एमा जो के बारे में पता लगाती है, बट उसकी सारी इंफॉर्मेशन तो उसके डिस्गाइज वाले टाइम की है, जहाँ जो अपनी पत्नी के बनाए डिवाइस को लेकर निकल पड़ता है अलग अलग एंशिएंट एंड नॉन लिविंग प्लेसेस पर। लेकिन जो ढूंढना चाहता था वो उसे नहीं मिलता। ऐसे में जो माइक यानी इस FBI ऑफिसर को कॉल करता है, जो माइक से कुछ बात करना चाहता था। तो इस पर जो उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट पे बुलाता है, जहाँ एमा उसकी लोकेशन ढूंढती उससे पहले ही जो अपना फोन तोड़ देता है। इस शहर में हमें आउजा नाम की सिक्योरिटी कंपनी के बारे में पता चलता है, जो ये दावा करते हैं कि वो उनकी और उनकी फैमिली की सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ वो फाइनली एक खादी रेस्टोरेंट में मिलते हैं,
क्या आते ही जो माइक से पूछता है कि क्या उसे कुछ थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है कि उस हादसे का जिम्मेदार कौन है। इस पर माइक अपनी बंदूक जो के ऊपर तान देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रिमिनल को अपनी जानकारी दूंगा। ऐसे में वहाँ बार बार एक एक करके डिलीवरी बॉयज आकर अपनी डिलीवरी लेने आते हैं, जिससे माइक का ध्यान भटकता है। लेकिन एक और डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट में घुसता है, लेकिन इस बार वो कोई डिलीवरी लेने नहीं आया था। ऐसे में अचानक से वो बंदा अपने औजार से जो पर हमला कर देता है, लेकिन जो इस बात से अवेयर था जो तुरंत ही उस पर अपना काउंटर अटैक कर देता है। तो ये बंदा जो के साथ ही माइक को भी मारने की कोशिश करता है। ऐसे में जो अपने निंजा आर्ट से अपने 6 हाथ कर लेता है, लेकिन यही ये बंदा भी अपने क्लोन बना लेता है। इस पर जो उससे आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से लड़ने लगता है, लेकिन अंत में शराब को मुंह में भरकर जो एक जोर की आग निकालता है, जिससे भटकते ही वो उन दोनों को खत्म कर डालता है। ऐसे में माइक डर जाता है और जो से पूछता है आखिर तुम लोग हो क्या। इस पर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करते हुए जो बताता है कि हम लोग निंजास हैं। बात करते दौरान ही रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ी टीम आ जाती है जो उन पर गोलियां और रॉकेट लॉन्चर्स की बारिश कर देते हैं, बट जो खुद के साथ माइक को भी बचा लेता है। काम खत्म होते ही वो बंदे वहां से भाग जाते हैं। माइक काफी घबरा जाता है। यही वो उस बंदे का हथियार देखकर ये सोचता है कि आखिर ये सब खतरनाक चीजें बना कौन रहा है। तभी अचानक से उसका ध्यान आहुजा नाम की एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। अब यहाँ हम एक पॉलिटिशियन एंड उनके बॉडीगार्ड्स को देखते हैं। ये पॉलिटिशियन गाड़ी में बैठ के गॉड से प्रे करता है कि गॉड उनकी रक्षा करें बुरी शक्तियों से। लेकिन इतना कहते दौरान ही उनके पीछे अचानक से 2 हाथ निकलते हैं जो उनका चेहरा क्रश कर देते हैं। ऐसे में गाड़ी अनस्टेबल होने की वजह से पेड़ से भिड़ जाती है, जिससे गाड़ी में जोर का धमाका होता है और वो लोग वहीं मारे जाते हैं। यही नहीं, हम यहाँ पर उस निंजा को भी देखते हैं जिसका ये किया धरा था। यहाँ साथ ही इनका अगला टारगेट जो था। ये बंदा फिर अपने बॉस के कैबिन में आता है और यहाँ हम इस कहानी की मास्टरमाइंड यामागी को देखते हैं। यामागी उन निंजास को खत्म करवाना चाहता था क्योंकि उन लोगों को यामागी ने अपने क्लेन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उनके पास इनके क्लेन के सीक्रेट आर्ट्स एंड टेक्निक्स हैं और यामागी नहीं चाहता कि उनकी कला सबको मालूम लग जाए, इसीलिए ये एक के बाद एक निंजास को खत्म करवाता जा रहा है। यही हम जो के बारे में जानते हैं। जो लोगन का असली नाम हेगान है, जो कि जापान के महान निंजास में से एक है। हेगान अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता और वो उन्हें निर्दयता से खत्म कर देता है। यही हेगान को मारना इनके लिए जरूरी बन चुका था क्योंकि इन्हें लगता है कि हेगान इनकी सीक्रेट टेक्निक्स को जानता है, एक ऐसी टेक्निक जो केवल पुराने निंजास ही यूज करना जानते हैं। यही हमें एक और इलीट निंजा रीपर के बारे में मालूम पड़ता है। रीपर भी यामागी के लिए काम करता था और आज भी वो इसी काम के लिए यानी एक निंजा को खत्म करने के लिए आया था। यहाँ खड़े इस दूसरे निंजा से हमें ये मालूम पड़ता है कि हेगान से रीपर की पहले भी फाइट हो चुकी है, लेकिन हेगान की कैपेबिलिटीज के सामने रीपर कुछ भी नहीं कर पाया था। ऐसे में हेगान की ही तरह ये निंजास भी अपने प्राइड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही इन्हें रीपर जैसे किसी भी निंजा से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये निंजा अपनी तलवार से एक जोर का विंड स्लैश रीपर को देता है, बट इससे रीपर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस निंजा को हो जाता है बिकॉज इतने तक रीपर अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा चुका होता है। यही इस तरफ FBI में माइक को अपने ही ऑफिसर पर शक था कि इन्हें भी पैसे देकर शांत करवाया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइट एक्शन, उनके साथी ऑफिसर उससे उसकी रिटायरमेंट चाहते थे। जहाँ मेगान को देखते हैं तो स्टील अपनी पत्नी और बच्चे की मौत से परेशान था। वो कैसे भी करके अपने आप को शांत कर रहा था। या फाइनली माइक वहाँ आता है एंड नाउ दे बोथ बिकम पार्टनर, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल अटैक माइक भी रोकना चाहता था। ऐसे में उसने एक अच्छे क्रिमिनल की सहायता ली। यहाँ माइक हेगान को आहुजा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताता है। उसकी इन्फो के अनुसार आहुजा काफी सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री दोनों के ही लिए औजार बनाने का काम करती है। या आहुजा की काफी और इन्फॉर्मेशन के लिए वो एमा को भी काम पर लगा देता है। शाम को हेगान और माइक दोनों एमा से मिलते हैं। एमा अपने साथ एक विंटेज कार लाई थी, बट अंदर से वो एकदम फ्यूचरिस्टिक थी। एमा उन्हें बताती है कि आज के टाइम पर किसी भी देश के लिए आहुजा को न रखना उनका ही नुकसान है, क्योंकि ये पैसे के साथ साथ पावर दोनों ही प्रोवाइड करवाता है। पर पैसे और पावर के साथ एक तीसरी चीज इनके आने से आई है और वो है गुंडागर्दी। कुछ दिनों पहले ही यूरोप के प्रेसिडेंट की हत्या हुई एक कार एक्सीडेंट में। हत्या का रीजन शायद आहुजा है, बिकॉज उन्होंने उसे अपने देश में अलाउ नहीं किया। ऐसे में उन्हें मार दिया गया। एंड जैसे ही यूरोप का नया प्रेसिडेंट बना, उसने आहुजा को स्वीकार कर लिया एंड आज वो प्रेसिडेंट खुश है। एंड शायद वो निंजा क्लेन भी इसी आहुजा टीम से कनेक्टेड है। अब यहाँ हम आहुजा कंपनी एंड वहाँ के CEO को देखते हैं। FBI का मानना सही था, ये CEO ये निंजा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यामागी दोनों पार्टनर हैं। यही हमें ये भी मालूम पड़ता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हेगान पर हमला भी इसी आहुजा कंपनी ने करवाया था एंड इसी बात से यामागी गुस्सा भी था। अब यहाँ
एमा के थ्रू हमें ये भी मालूम पड़ता है कि आउजा नाम की एक सिटी भी है जो आउजा कंपनी के सीईओ की ही है, जहाँ वो काफी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बातें करते दौरान एक निंजा अचानक से उनकी गाड़ी की छत पर आकर उन पर हमला कर देता है। ऐसे में अनकंट्रोल्ड गाड़ी जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है। तो बाहर ऐसे में हिगान की लड़ाई इस निंजा से चालू हो जाती है। ये निंजा फुल्ली आउजा टेक्नोलॉजी से भरा था। ऐसे में हिगान अपने निंजा आर्ट का यूज करके अपने हाथ उगा लेता है एंड फिर उस निंजा को उठा कर पीटने लगता है। एनिमी निंजा में इनबिल्ट मिसाइल भी लगे थे जिसका यूज कर वो हिगान के सामने मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन हिगान उन सबको डॉज करके फाइनली उस निंजा को खत्म कर डालता है। साथ ही उसमें लगी कैमरा में देखकर अपने गले पर चाकू फेर कर मारने वाला साइन करता है एंड ये चीज वो निंजा देख लेता है कैमरा के थ्रू। यहाँ कार एक्सीडेंट की वजह से एमा एंड माइक को गहरी चोट लग जाती है तो तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब यहाँ हिगान को किसी का कॉल आता है। कॉल के दौरान हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके सामने वाला आदमी हिगान के बारे में काफी कुछ जानता था। वो ये भी जानता था कि हिगान आउजा सिटी तबाह करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा अकेला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो हिगान की मदद करना चाहता था। उसके वर्ड से हिगान समझ जाता है कि वो एक विरोधी निंजा है। ऐसे में वो बंदा अपनी लोकेशन भेजता है। यहाँ हॉस्पिटल में बैठा माइक अपनी बेटी की बनाई ड्राइंग देख रहा होता है। कुछ दिनों पहले ही उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी थी और कुछ FBI ऑफिसर्स ने एक एक्सीडेंट बताकर उस केस को टाल दिया। इस बात से उसकी पत्नी माइक पर गुस्सा होती है कि एक FBI ऑफिसर से शादी करने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं मिला। जब वो किसी अपने को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा कहकर माइक की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ हॉस्पिटल में हिगान एंड एमा आते हैं। हिगान माइक को उस नए निंजा के बारे में बताता है जो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। एमा अपनी इंफॉर्मेशन एंड डार्क वेब्स पर चल रहे इलीगल आउजा इंफॉर्मेशन से ये पता लगाती है कि कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कि आउजा के चप्पे चप्पे का ध्यान रखती हैं, बट फिर भी आउजा सिटी में घुसना इम्पॉसिबल है। ऐसे में एमा उन्हें फॉर्मर आउजा वर्कर के बारे में बताती हैं जो शहर के काफी दूर रहता है। ये मिशन माइक अकेला करना चाहता था, पर एमा ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। आउजा के कर्मकांडों का खुलासा कर उसे भी काफी मुनाफा मिलेगा। इसे सोचो तीनों साथ में काम करते हैं। या माइक हिगान से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। इस पर हिगान बताता है कि वो और उसकी पत्नी दोनों एक निंजा थे। एक निंजा का एक दूसरे से प्यार करना रूल के खिलाफ था, फिर भी उसने निंजा के ऊपर प्यार को चुना। यहाँ हम आउजा एंड निंजा की मीटिंग को देखते हैं। इनकी मीटिंग का लफड़ा एकदम सिंपल था और वो है हिगान को मारना। ये लोग हिगान से काफी इम्प्रेस थे। हिगान को मारना इनके लिए जरूरी हो गया था। यही यहाँ हम यामागी के पावर को देखते हैं। यामागी बिना हाथ लगाए किसी का भी शरीर पकड़ सकता है। यहाँ यामागी के पास एक प्लान था हिगान को खत्म करने का, और वो है उसी की टेक्निक्स को मास्टर करना। इसके अलावा उसे खत्म करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। यहाँ हमें आउजा के भी सीईओ के ट्रू मोटिव्स मालूम पड़ जाते हैं। ये बंदा असल में हिगान के ही जैसा एक डुप्लीकेट प्रोटोटाइप बनाना चाहता था। यहाँ हमें निंजा के कोड यानी रूल्स के बारे में मालूम चलता है। एक निंजा के लिए कोड ही सब कुछ है। कोड ही उनके जीवन और मृत्यु को डिसाइड करता है। पहला कोड है कि वो अपने सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं करेंगे। दूसरा, किसी साथी निंजा से दोस्ती नहीं करेंगे। तीसरा और आखिरी, मिशन अपनी लाइफ से भी ज्यादा जरूरी है। एंड इसी तरह बनता है एक निंजा। यहाँ हम हिगान के पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ कुछ ओल्ड निंजास मिलकर हिगान को एंड उसके साथी निंजास को नाम दे रहे थे। हिगान को नाम दिया गया हिगान, रीपर को नाम दिया गया जाई और मारी को दिया गया मारी। इतना ही नहीं, साथ ही उन्हें एक सीक्रेट आर्ट भी दिया गया। देखो, निंजा बनना इतना भी आसान नहीं था। उनके संबंध या ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा गहरे थे, लेकिन पता नहीं किस मोड पर उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ जाए। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जाई, मारी एंड हिगान तीनों एक मिशन पर निकल जाते हैं। अब मिशन के दौरान उन्हें काफी लोगों को मारना पड़ता है। साथ ही हमारी एक अलमारी चेक करती है जहाँ एक औरत और एक बच्चा छिपे बैठे होते हैं। उस औरत के हाथ में एक बंदूक होती है जिसे वो मारी के हाथ पर चला देती है। ऐसे में मारी को बचाने के लिए हिगान उस औरत को मार देता है एंड काफी सारे बॉडीगार्ड्स आने की वजह से वो मारी को लेकर नदी में कूद जाता है। अब जंगल में जाकर वो मारी की पट्टी करता है और उसके लिए दवाई भी तैयार करता है। मारी खुद से नाराज थी कि उसकी वजह से वो लोग भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में मारी खुद को मारने के लिए अपनी तलवार उठाकर अपने गले पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसे हिगान अपने हाथ से रोक देता है। या मारी कहती है, हमें अपना कोड याद रखना चाहिए, हम दोस्त नहीं बन सकते। इस पर हिगान कहता है कि जब वो मारी से फर्स्ट टाइम मिला था उसने तभी ये कोड ब्रेक कर दिया था। ऐसे में हिगान एंड मारी किस करते हैं। यही उन्हें ढूंढता हुआ जाई भी वहीं आ जाता है।
अब यहाँ उस न्यू निंजा की बताई जगह पर जाकर हेगान बैठ जाता है एंड ये न्यू निंजा हेगान को आउजा सिटी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो बताता है आउजा सिटी पूरी तरह से सिक्योरिटी कैमरास एंड सिक्योरिटी ड्रोन से भरी है एंड सिटी में परमिशन कार्ड एंड फुल स्कैन करवा कर एंड जो अलाउड है उन्हें ही आने दिया जाएगा। बाकी पूरी सिटी सेंसर से भरी है, तो ऐसे में कोई भी उसमें घुसने की कोशिश करेगा तो सारे सिक्योरिटी ड्रोन्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। आसमान से भी जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऊपर से भी लेजर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वहां जाने का केवल एक रास्ता है और वो है अंडरग्राउंड टनल। ये निंजा बताता है कि वहां की निगरानी कंप्यूटर्स द्वारा की जाती है, साथ ही वहां लेजर लाइट सेंसर और मिलिट्री गार्ड भी तैनात रहेंगे, तो वहां से उसे अपने बलबूते पर निकलना होगा। तो मास्क पहनकर हिगान रेडी हो जाता है आउजा सिटी में एंटर करने के लिए। हिगान के पास केवल 8 मिनट हैं उस सिटी में एंटर करने के लिए। टनल में घुसते साथ ही वहां के कैमरास को वो नया निंजा हैक कर नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन सिर्फ 4 मिनट के लिए। साथ ही उसे मिलिट्री गार्ड से खुद ब खुद बच के निकलना होता है। हिगान पूरी स्पीड में बचते बचाते उस टनल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हिगान का काम उसका पसीना बिगाड़ देता है। उसका पसीना लेजर से लगते ही अलर्ट अलार्म बजने लग जाता है, बट हिगान रुकता नहीं और सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट कर अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही हिगान उसे पार करने की कोशिश करता है वैसे ही उसके सामने जाई आ जाता है और हिगान को रोक लेता है। सो गाइस 4 एपिसोड यहीं खत्म हो चुके हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इतने एपिसोड तुम्हें कैसे लगे, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।